नमस्कार दोस्तों, रात के इस लाइव में आपका स्वागत है। आज कुछ खबरें इंटरेस्टिंग लगी, दिन भर मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया, तो अभी रात को जब मैं फ्री हुआ तो मैंने कुछ खबरें देखी, मुझे लगता है कि इन पर आज ही बात करना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग खबरें हैं। और सबसे ख़ास बात जो मुझे इसमें लगी, जो ख़ास तौर पे कल से चल रही है, परसों धुरंधर का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था मुंबई में और ट्रेलर का रिव्यू हालाँकि मैंने किया है, लेकिन जिस तरह का ये ट्रेलर है, उसके बाद से सोशल मीडिया में लगातार इस पर बातें हो रही है। और बातें ये है, आप समझ लीजिए कि एक तरीके से सोशल मीडिया में लोग 2 हिस्सों में बँट गए हैं। कई लोग इस ट्रेलर में जिस तरह की हिंसा दिखाई गई है, जो वॉयलेंस, जिस तरह की मार-काट दिखाई गई है और ख़ास तौर पे जो ओपनिंग सीन है इस ट्रेलर का, जो टॉर्चर जिसमें किया जा रहा है, एक आई थिंक जो अर्जुन रामपाल हैं, वो एक पाकिस्तानी आईएसआई ऑफ़िसर बने हैं। वो जिस तरह से एक इंडियन जो वहाँ पर या तो जासूस होगा या आर्मी मैन होगा, जो भी उसको जिस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब उसके आधे शरीर पर जैसे मछलियों को फँसाने वाले जो काँटे होते हैं, उस तरह सिर से लेके उसकी आधी बॉडी तक, पैरों में, और वो पूरे तार जो हैं ऊपर छत से बंधे हुए हैं। और उसके बाद वो उसके चेहरे पर जो हुक फँसे हैं, एक साथ उन तारों को पकड़ के ऊपर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा भयानक है वो, मतलब। और देखते से ही मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो पहला ही सीन है, इसके बाद और भी एक्शन वाले सीन हैं, टॉर्चर वाले सीन हैं, जिस तरह से एक कसाई का कैरेक्टर है, मतलब कसाई जैसा ही कैरेक्टर है जो अक्षय खन्ना निभा रहे हैं, संजय दत्त, मतलब ये सब लोग विलेन हैं और एक से बढ़कर एक। जिस तरह से इन लोगों को लोगों की हत्या करते हुए, जिसको नरसंहार जैसा भी आप कह सकते हैं, जिस तरह से लोग मरे हैं वहाँ पे। तो जितना ब्रूटल ढंग से दिखाया गया है, उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं, बड़ा विवाद हो रहा है इस पर। और ध्रुव राठी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी उनका नाम है। उनका एक वीडियो आया, बाकायदा उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस फ़िल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने जो हिंसा दिखाई है इस ट्रेलर में, वो उसकी तुलना उन्होंने आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है, वो जिस तरह की वीडियो जारी करता है, और हम सब जानते हैं किस तरह की ब्रूटल किलिंग्स के वीडियो पिछले कई वर्षों में हम देखते आए हैं उनकी तरफ से। तो वो जो ब्रूटल किलिंग्स हैं, ठीक वैसी ही उनका कहना है कि इस फ़िल्म के ट्रेलर में दिखाई गई है। और एक किस्म से इंडियन सिनेमा में खून-खराबे का एक ये नया चैप्टर उन्होंने खोला है। हालाँकि ये पहली बार नहीं है, क्योंकि हमने एनिमल से इस चीज़ की जो ब्रूटल किलिंग्स है और इतना खून-खराबा जो है, वहाँ से हमने शुरुआत देखी, संदीप रेड्डी बांगा जो सिनेमा बनाते हैं। और उसके बाद फिर इस तरह की चीज़ें लगातार जो है बढ़ती जा रही है। बागी 4 भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन उसमें भी यही, मतलब वहाँ तो हीरो जो है बाथ टब में खून भरा है और उसमें बैठा है और उसके हाथ में शराब की बोतल है, एक हाथ में कसाई जैसा चाकू है, पिस्तौल, मतलब आजकल यही सारी चीज़ें। पहले तो हम देखते थे कि हमारा हीरो जो है 10-20 लोगों को, कई बार 50 लोगों को भी लात-घूँसों से, डंडों से मार देता था। मगर अब तो जिस तरह से पिस्टल्स, मशीन गन, कटार, कुल्हाड़ी, ये जो सारी चीज़ें आ गई है और जिस तरह की किलिंग्स दिखाई जा रही हैं, वो साइकी पर देखने वाले की क्या असर डालेगी, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें समाज में असर तो डालती हैं। और हमने ब्रूटल किलिंग्स के रियल लाइफ किस्से जो हैं, वो हमने पिछले कुछ सालों में वो भी देखे हैं और ऐसी खबरें आती हैं दिल दहला देने वाली। और सिर्फ़ पुरुषों की क्रूरता की नहीं, महिलाओं की भी। एक वो नीले ड्रम वाला किस्सा तो ऐसा केस जो है वो ऐसा फ़ेमस हुआ कि उसपे कई किस्से बन गए, गाने बन गए। नीले ड्रम को मतलब खौफ के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा है, और भी ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं, ब्रूटल मर्डर्स की। तो क्या ये फ़िल्में इस तरह से हमारी साइकी पर असर कर रही है? ये बात सही है कि हर आदमी इनके पीछे नहीं लग जाता, हर आदमी इसी तरह से बर्ताव नहीं करने लगता। मगर कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारी साइकी पर असर डालती है। तो ध्रुव राठी ने जिस तरह से लिखा कि भाई आदित्य धर जो है वो पैसे के पीछे पागल हो गए हैं, यही बात उन्होंने लिखी है। और इसीलिए इस तरह का वो किलिंग्स वगैरह दिखा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये बात लिखी तो उसके बाद में बहुत सारे लोग तो थे ही जो इसके कोई पक्ष में आया, कोई विपक्ष में आया। रणवीर शौरी जो फ़िल्म एक्टर हैं, वो भी इस मामले में कूद पड़े और उन्होंने ध्रुव राठी की खिंचाई की और उन्होंने कहा, उन्होंने एक पुराना ट्वीट निकाल लिया ध्रुव राठी का, कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर जब आई थी अनुराग कश्यप की, तब तो आप उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो ध्रुव राठी ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मैं उस वक़्त गलत था। तो ठीक है, गलती का एहसास भी होता है व्यक्ति को। तो उनका यही कहना था कि मुझे लगता है कि उस वक़्त मैं गलत था। लेकिन अब जिस तरह से ये ब्रूटल किलिंग्स जो हैं पर्दे पर,
दिन पर दिन खूंखार, दिन पर दिन खून-खराबे को जो है इस तरह से दिखाना कि मतलब ऐसा लगे कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जब देखने की बात आ रही है ना, तो क्या नॉर्मल व्यक्ति ऐसी किलिंग्स देख सकता है? अव्वल तो किलिंग ही नहीं देख सकता। खून ही इस तरह से बहुत सारे लोग तो होते हैं कि खून देखकर उनको गश आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं चक्कर खा के। तो इस तरह से हत्याएँ दिखाना इसके पीछे वजह क्या है? हम कैसे समय में रह रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये सवाल उठते हैं। तो इस तरह की किलिंग्स जो हैं वो कहीं न कहीं मुझे लगता है निश्चित रूप से भले ही 18 प्लस के लिए ये फ़िल्में बन रही हों लेकिन आजकल बच्चों की रीच से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये सारी चीज़ें। क्योंकि फिर ये कभी ओटीटी पर आ जाती हैं, कभी बहुत सारा पायरेसी का भी एक अपना उसके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो उसका मार्केट है। अवेलेबल हैं चीज़ें, लोग इसके बारे में खूब डिस्कस करते हैं। जैसे अभी धुरंधर का ट्रेलर ही आया तो इतना डिस्कस हो रहा है। जब इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया तो अर्जुन कपूर जिन पर वो जो ओपनिंग सीन की मैंने बात की है, उन्हीं से वहाँ पे एंकर ने पूछा कि भाई जब आप वो ये सीन शूट कर रहे थे, मतलब सोचिए वो जो एंकर था उसके दिमाग में भी सबसे पहला इंप्रेशन उसी सीन का आया। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने भी ये ट्रेलर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो मैं कहूँगा कि आप देखिए इसे क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, डिस्कस करना चाहिए और इस पर अपनी राय हमें रखना चाहिए। तो जब एंकर ने उनसे पूछा जो स्टेज पर थे कि आप क्या सोच रहे थे? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वो वाला सीन फ़िल्माते हुए कि एक व्यक्ति को आप इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं कि उसके बदन में काँटे ही काँटे, हुक ही हुक लगे हुए हैं और आप उसको जो तार जो उसके हुक से बंधे हुए हैं, उनसे उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना भयानक है ये। तो अर्जुन रामपाल ने कहा कि उस वक़्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने किस तरह से वो डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया था डायरेक्टर ने मुझे उस वक़्त क्या कहा था ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि बड़ा बोरिंग है, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। अब ये बात सही है कि भाई अब इस तरह के सीन जो होते हैं एक दिन में नहीं होते हैं, एक बार में नहीं हो जाते हैं और उसके लिए कितनी तैयारी लगती है। तो अब इस तरह की चीज़ें और वो खुद ही कह रहे हैं कि अब मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तो जब वो बात नहीं करना चाहते हैं, जो लोग जैसे अब देखिए हमारे रजनी बालाजी हैं, ये भी लिख रहे हैं या लिख रही हैं कि मुझे भी ब्लड देखकर वॉमिटिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब कि खून देखना और इस तरह का खून-खराबा देखना। तो आप क्या सोचते हैं बताइएगा मतलब मैं तो शॉक्ड हो गया था मतलब और मुझे ये लगा था कि भाई ठीक है, भारत-पाकिस्तान की फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें स्पाई की, आतंकवाद की कहानी है, स्पाई हमारे यहाँ का जाके कैसे उन सबको नेस्तनाबूद करता है, ये सारी कहानी है। संजय दत्त का भी आई थिंक एक सीन है इसमें जिसमें कि कुछ लोग जो हैं वो उनको उनको मार कर गिरा दिया है और वो जो दीवार पर जो शटर लगा होता है, आमतौर पर दुकानों के शटर जो होते हैं, तो वो उन लोगों का चेहरा वहाँ पर है और वो पैर से उस शटर को उनके चेहरे पर गिरा रहे हैं, मतलब सीधे-सीधे वो 2 टुकड़े में फट जाएगा वो सिर। अब ये सीन कैसे शूट किए गए होंगे, बड़े पर्दे पर देखेंगे तो क्या असर इनका होगा? गोलीबारी वगैरह तो चलिए ठीक है। अब देखिए यही गोलीबारी वाली जो बातें हैं, कैसे ये चीज़ें सोसाइटी में आती है। जिस ज़माने में मतलब शोले को इस साल 50 साल हो गए और शोले का इस समय आप उसमें दिखाई गई हिंसा को, वॉयलेंस को देखें तो एकदम ऐसा लगता है ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। मगर उस दौर में 70s और 80s में आप याद कीजिए, जब हाथों की फाइटिंग हुआ करती थी और पर्दे पर धीरे-धीरे पिस्टल आने लगी, मशीन गन, राइफल आने लगी। आप गौर कीजिए कि होते-होते वो हमारे बच्चों के खिलौने बन गए हैं आज। मतलब छोटे बच्चे जिन भी घरों में हैं और पिछले जो भी साल 2 दशक, 3 दशक मान लीजिए, ये खिलौनों की तरह बाज़ार में आ गए। तो कहीं न कहीं ये सिनेमा का असर तो है। जो लोग उस दौर की 70 के और 80 के दशक की फ़िल्में देखकर बड़े होते रहे हैं, उन जब वो बच्चे रहे होंगे, जब उनके बच्चे हुए होंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज़ होती कि ठीक है, हाथ में पिस्तौल, हाथ में मशीन गन, कोई बड़ी बात नहीं, हाथ में राइफ़ल कोई बड़ी बात नहीं है। दिवाली पर पटाखे के रूप में आते हैं, उसके बाद में लेकिन वो खिलौनों के रूप में भी मार्केट में कहीं न कहीं ये चीज़ें हम इन चीज़ों को बड़ा नॉर्मल और सहज बनाते चलते हैं। तो पुष्पा जैसी फ़िल्म, एनिमल जैसी फ़िल्म अ, जो ये वाली फ़िल्म आई है अभी धुरंधर है, इससे पहले बागी 4 थी और भी तमाम फ़िल्में जिसमें इस तरह की किलिंग्स दिखाई जा रही है। और एनिमल का पार्ट 2 जो आने वाला है, उसका ट्रेलर आखिरी में जो दिखाया गया था, मतलब उसमें तो खून के छींटे ही छींटे, एक आदमी का कत्ल हो रहा है मतलब उसके बारीक-बारीक टुकड़े हो रहे हैं, मतलब यही सारा कुछ चल रहा है। तो अब ये जो है हिंदी सिनेमा में दिखाई देने लगा है। हिंदी सिनेमा का अपना क्राइसिस कहानी का है, स्क्रिप्ट का है, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन उस क्राइसिस से कैसे निपटा जाएगा, उस खालीपन को कैसे भरा जाएगा? क्या इस तरह से भरा जाएगा? ये सोचने वाली बात है।
तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात है, इस पर हमें बात करना चाहिए और मुझे लगता है कि जब फ़िल्म आएगी 5 दिसंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि अभी रुकेगा नहीं डिस्कशन। ये अभी और चलेगा और सवाल उठेंगे और बातें होंगी। देखना ये है कि डायरेक्टर क्या जवाब देते हैं या इस फ़िल्म से जुड़े हुए जो एक्टर्स हैं, वो इसके बारे में क्या जवाब देते हैं। तो ये एक खबर थी जिससे मुझे लगा कि आपके साथ इस पर बात करना चाहिए। और भी खबरें कुछ इंटरेस्टिंग हम उन पे आते हैं। आलिया भट्ट के चाचा हैं मुकेश भट्ट, प्रोड्यूसर। पिछले दिनों इनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई भट्ट फैमिली में मतलब इनके भाई के साथ में इनके कुछ मतभेद वगैरह इस तरह से हुए और शायद वो फाइनेंशियल बेस था उसका। तो वो संबंध इस तरह से बिगड़े कि फिर भाई इनके बड़े भाई महेश भट्ट साहब ने इनको बेटी यानी आलिया भट्ट की शादी में तक नहीं बुलाया। तो रणवीर और आलिया की जब शादी हुई, तो इन्होंने बड़ा उस पर दुःख जताया कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया और आलिया तो मेरी भी बेटी है, मैं उसका चाचा हूँ। फिर उन्होंने दुःख उनका तब और बढ़ गया जब आलिया की अपनी बेटी हुई और वो 3 साल की हो गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तक उस बच्ची को मैंने देखा नहीं है, गोद में नहीं लिया है। तो इस तरह के पारिवारिक डिफरेंसेस जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये लेकिन अब एक और उनकी खबर आई है जिसमें उन्होंने आलिया का फ़ेवर किया है। दरअसल आलिया ने जो फ़िल्म की थी जिगरा, एक तो बॉक्स ऑफिस पर वो फ़िल्म फ्लॉप थी। फ्लॉप थी, आलिया की उसमें बहुत आलोचना हुई, आलिया की पहली एक्शन फ़िल्म थी, उसमें उनको लेडी अमिताभ बच्चन साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन दर्शकों ने उस पूरी फ़िल्म को जो है नकार दिया। लेकिन जब ये फ़िल्म थिएटर्स में थी, उस वक़्त बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई क्योंकि दिव्या खोसला कुमार, आलिया की फ़िल्म से थोड़े ही समय पहले उनकी दिव्या की एक फ़िल्म आई थी सावी। तो दोनों फ़िल्मों का प्लॉट काफ़ी मेल खाता हुआ था, कि भाई दोनों हीरोइनें जो हैं वो हीरो को बचा रही। यहाँ पर आलिया जिसको बचा रही है वो उनका भाई है। दिव्या सावी में जिसे बचा रही थी वो उनका पति था। तो फ़िल्में आपने देखी होगी, अब मैं फ़िल्मों के डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो कुल मिला के दोनों जो हैं अपने साथ जो उनके मेल हैं, चाहे भाई के रूप में, चाहे पति के रूप में, वो जेल में बंद हैं किसी भी वजह से और ये उनको बचा रही। तो दोनों का प्लॉट जो है करीब-करीब एक जैसा था। अब इसके बाद में जब आलिया की फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर स्टार्ट लिया, तो बहुत और फिर जैसा कि आजकल हो गया है, कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाकर जो है वो टिकट खरीद लेता है। ये सारी बातें आम हो गई। मगर अक्सर ये दबी ज़ुबान में होती। दिव्या ने आलिया की फ़िल्म जिस थिएटर में लगी थी मुंबई के अंधेरी के एक थिएटर मतलब तमाम देश भर में लगी थी, वहाँ का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया कि देखिए यहाँ तो दर्शक नहीं है और बताया ये जा रहा है कि ये फ़िल्म जो है बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है। तो एक तो ये तो उन्होंने कहा कि भई आलिया ने खुद ही जो है इस फ़िल्म के टिकट खरीदे हैं। दूसरा उन्होंने आलिया भट्ट पर अपनी फ़िल्म को चुराने का, कॉपी उसकी की गई है, ऐसा आरोप लगाया आलिया पर और उनकी टीम पर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पर। अब इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। अब मुकेश भट्ट साहब ने ये कहा है कि ये जो दिव्या खोसला कुमार ने किया है, ये बहुत गलत किया और ये उन्होंने सिर्फ़ पब्लिसिटी के लिए किया। मतलब इसका और कोई मतलब नहीं था मुकेश भट्ट के हिसाब से। तो उनका कि पब्लिसिटी के लिए क्या और उनको इससे क्या पब्लिसिटी मिली वो जाने। और मुकेश भट्ट का ये कहना है कि आलिया की ये जो फ़िल्म थी गुमराह, 1993 में महेश भट्ट ने एक फ़िल्म बनाई थी गुमराह नाम से। आलिया की फ़िल्म जो थी उस फ़िल्म से इंस्पायर थी। जिगरा जो थी वो गुमराह से इंस्पायर थी। ये जो है मुकेश भट्ट का कहना है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि दिव्या खोसला को कोई अ, आलिया की तरह तो पब्लिसिटी मिलती नहीं है। वो पब्लिसिटी की भूखी हैं उनके हिसाब से। तो उन्होंने आलिया भट्ट के नाम पर पब्लिसिटी पाने के लिए ये सारा जो है मीडिया में ड्रामा किया था, ये कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट की थी। और उनके हिसाब से भाई ठीक है, आज के ज़माने में तो हर किसी को जो है पब्लिसिटी की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, आलिया को उस तरह से पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आलिया बहुत इंटेलिजेंट है। ये मुकेश भट्ट का कहना है कि आलिया जो है एक बहुत बड़ी स्टार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया आगे, उन्होंने कहा कि आलिया को ऐसी छिछोरी हरकत करने की ज़रूरत नहीं। मतलब उनके हिसाब से दिव्या खोसला कुमार ने जो की वो एक छिछोरी हरकत थी। आलिया भट्ट को ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम पिछले कुछ सालों में हमारी सोसाइटी में हुई है और वो हर जगह रिफ्लेक्ट करती है। भाषा की मर्यादा टूटना जिसे कहते हैं। यहाँ आप देखिए मुकेश भट्ट जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भई छिछोरी हरकत। हालाँकि अब ये बात ये है कि फ़िल्म इंडस्ट्री भी बहुत नीचे के लेवल पर आ चुकी। जब यहाँ छिछोरे टाइटल से फ़िल्म ही इन्होंने बना डाली है। तो ये छिछोरी हरकत बोले तो इनको शायद कोई बहुत ये नहीं लगता होगा कि हम भाषा के किस लेवल पर जा रहे हैं और भाषा का किसके प्रति कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये छिछोरी हरकत वाली बात जो है मुकेश भट्ट ने की है, वही आलिया को तो इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके हिसाब से दिव्या खोसला ने जो हरकत की थी वो छिछोरी हरकत है। नेक्स्ट खबर पर आते हैं, ये करण जौहर से और अहान पांडे और अनीत पड्डा से जुड़ी हुई है। सैयारा की ये जोड़ी जो है आज की डेट में दर्शकों के बीच में बहुत लोकप्रिय है और सैयारा इस साल की बड़ी हिट है, सरप्राइज़ हिट है, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक नई जोड़ी जो है वो आएगी और इस तरह से बॉक्स ऑफिस को रूल करेगी, 500 करोड़ रुपए का बिज़नेस करेगी उनकी फ़िल्म। अब जब से ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है, तब से कहीं न कहीं मीडिया में ये अटकलें लग रही है या कहीं न कहीं इस चीज़ को मार्केट में, मीडिया में डाला जा रहा है कि ये कपल है। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, ये जोड़ी है। ये जोड़ी सिर्फ़ पर्दे तक सीमित नहीं है। रियल लाइफ़ में भी इनका आपस में प्यार है। अब इस तरह की खबरें और ये होता है, ये फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। ये सारा जो है ये पुराना चलन है। पहले भी फ़िल्म की पब्लिसिटी के लिए ये सारे हथकंडे जो हैं वो अपनाए जाते रहे हैं, कि भाई कोई बात नहीं, इससे जो है दर्शक जो है इन एक्टर्स के प्रति जो आकर्षित होंगे, उनकी फ़िल्म देखने के लिए आएँगे। मगर अब शायद कहीं-कहीं समय बदल चुका है क्योंकि ल प क क्योंकि पहले जो थी पब्लिसिटी वो आज की तरह इतना फ़ास्ट नहीं था। कुछ मैगज़ीन्स होती थी सिनेमा की, कुछ अखबारों में छपा करता था, तो और धीरे-धीरे चीज़ें चलती थी। आज की तरह फ़िल्में भी एकदम से रिलीज़ नहीं होती थी। एक सेंटर पे जाती थी, दूसरे सेंटर पे जाती थी। तो उस तरह से धीरे-धीरे मगर अब तो ये है कि आग की तरह फैल जाए, जंगल की आग की तरह। तो अब इस मामले में करण जौहर जो हैं वो फ़िल्म इंड आप उनको उनका नाम कहिए कि इस चीज़ के लिए उनकी शोहरत है या वो इस चीज़ के लिए बदनाम है कि वो बॉलीवुड में जोड़ियाँ बनाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में कई जोड़ियाँ उनकी बनाई हुई हैं और जिनका प्रेम जो था वो शादी के लेवल तक पहुँचा है। तो करण जौहर से एक शो आजकल चालू हुआ है सानिया मिर्ज़ा का पॉडकास्ट। उसमें सानिया ने पूछा कि बॉलीवुड का इट कपल कौन-सा मतलब बॉलीवुड का कौन-सा ऐसा कपल है जो आने वाले समय में बड़ी सुर्खियाँ पाने वाला है या जिसको लेकर बड़ी बातें होने वाली है, जो बहुत सीरियस है। करण जौहर ने अहान पांडे और अनीत पड्डा का नाम लिया। अब देखिए कल-परसों ही उन्होंने ये बात कही, लेकिन उनके ये बात कहते ही इधर अहान पांडे ने तत्काल इसका ऑफ़िशियली खंडन कर दिया। मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि करण जौहर के गाल पर ये तमाचा है कि जिसको वो किसी प्रेमी जोड़ी के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है इससे पहले कभी किसी ने करण जौहर को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी उनकी बात को मना कर दिया हो, कि इधर वो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में प्यार है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये एक ऐसे सबसे हॉट पेयर के रूप में उभर कर आएँ। लेकिन अगले ही दिन उस एक्टर ने उनको मना कर दिया, तो आहान पांडे ने ये काम किया है। तो करण जौहर के लिए झटका तो है ही वैसे ये, कि उनकी बनाई हुई उनकी फैलाई हुई गॉसिप कह लीजिए इसे या वो जिस संभावना को देख रहे हैं, एक्टर उसको सीधे-सीधे खारिज कर दे रहा है। तो अहान पांडे ने बाकायदा सोशल मीडिया में ये बात कही है कि भाई हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, अनीत पड्डा से मेरा एक बहुत ही ख़ास रिश्ता है और एक अच्छे दोस्त का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बहुत दिल के करीब हैं वो मेरे, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी और इतनी अच्छी दोस्त है कि उतना अच्छा कोई भी नहीं है। लेकिन हम दोनों के बीच में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये बात जो है वो अहान पांडे ने एकदम साफ कर दी है। अब अनीत पड्डा और अहान पांडे का फ़िल्मी करियर है, उस पर भी बातें हो रही है कि अनीत की अगली फ़िल्म कौन-सी होगी, अहान की अगली फ़िल्म कौन-सी होगी। तो अनीत की एक-आध फ़िल्म तो जो है उसकी बात हो चुकी है कि वो आने वाली है। एक वेब सीरीज़ उनकी या एक फ़िल्म जो है सैयारा के पहले बनकर तैयार थी, नेक्स्ट रिलीज़ वही हो सकती है। अहान पांडे को लेकर ये खबर आ रही है कि वाईआरएफ उनकी नेक्स्ट फ़िल्म की तैयारी कर रहा है। और इस फ़िल्म के डायरेक्टर जो हैं अली अब्बास ज़फ़र होंगे। अली अब्बास ज़फ़र जो हैं वो वाईआरएफ के साथ में उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने काम किया। टाइगर ज़िंदा है जैसी फ़िल्म बनाई। हालाँकि उनकी जो लास्ट फ़िल्म थी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई और उसके बाद से एक बार फिर से उन्होंने जो है वाईआरएफ में एंट्री ले ली है। तो वाईआरएफ की जो नेक्स्ट फ़िल्म होगी अहान पांडे को लेकर, वो जो है अली अब्बास ज़फ़र डायरेक्ट करने जा रहे हैं। और इस फ़िल्म की एक और ख़ास बात ये है कि इसमें ऐश्वर्या ठाकरे होंगी। मतलब बाल ठाकरे साहब के जो पोते हैं वो इस फ़िल्म में जिन्होंने इसी साल अनुराग कश्यप की फ़िल्म निशांची में बॉक्स ऑफिस पर डेब्यू किया था। अब निशांची 2 पार्ट में बनी है। हालाँकि बहुत सारे लोगों ने निशांची ही नहीं देखी और शायद कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि इस नाम की कोई फ़िल्म आई है। अब ये 2 पार्ट और उसमें डबल रोल है इनका, ऐश्वर्या ठाकरे का। तो ये 2 पार्ट में बनी फ़िल्म है। लेकिन पहले पार्ट को बॉक्स ऑफिस पर क्या रिस्पॉन्स मिला आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट ओटीटी पर अमेज़न प्राइम ने
चुपचाप रिलीज़ कर दिए, किसी को पता भी नहीं चला। अब अगर आप ऐश्वर्या ठाकरे की निशानची के दोनों पार्ट देखना चाहते हैं, तो ओटीटी पर आप इस फ़िल्म को देख सकते हैं अमेज़न प्राइम पर। तो ये है, लेकिन ठीक है, अहान पांडे ने जो किया वो शायद करण जौहर ने उसकी कल्पना नहीं की होगी कि वो उनकी एक तो जोड़ी बना रहे हैं अनीत पड्डा के साथ में और वो बात पूरी ठीक से फैली भी नहीं और दूसरी तरफ जो है अहान पांडे ने उसका खंडन कर दिया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ विवेक ओबेरॉय से जुड़ी हुई खबर है। मतलब विवेक ओबेरॉय उनका करियर तो जो जैसा भी रहा है, जो भी कंट्रोवर्सी सलमान खान के साथ रही है, वो अलग मामला है। भले ही वो कहें कि भाई मेरा करियर जो है बड़ा तगड़ा झटका लगा उस कंट्रोवर्सी के कारण, सलमान और ऐश्वर्या और उनका जो ट्रायंगल बना था उसमें। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उस वक़्त भी विवेक ओबेरॉय होता है ना कि भाई आप कम बोलिए मतलब इस तरह का। लेकिन एक बात फिर उन्होंने ऐसी कही है, एक बार फिर ऐसी उन्होंने ऐसे बोल कहे हैं, जो मीडिया में सुर्खियाँ बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि 2050 में शायद लोग पूछेंगे कि शाहरुख खान कौन? अब 2050 जब आएगा तब आएगा, 25 साल हैं अभी उसको। लेकिन आज जबकि शाहरुख खान खुद को किंग कहलाना पसंद करते हैं, बादशाह कहलाना पसंद करते हैं और उनके फैन्स उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं। ऐसे में विवेक ओबेरॉय का ये कहना कि वह 25 साल बाद 2050 में हो सकता है लोग पूछें कि शाहरुख खान कौन? उन्होंने कहा भई और देखिए होता है, उन्होंने कहा जैसे आज की जो जनरेशन है, हमारे लिए राज कपूर जो हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, हमने उनकी फ़िल्में देखी हैं, हमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है सिनेमा के बारे में वो पता है और हम उसको बहुत श्रद्धा की नज़र से देखते हैं और एक पूरी जनरेशन है अभी तक की। लेकिन अब एकदम अगर आप जेन ज़ी से कहेंगे राज कपूर कौन? तो वो शायद जो है वो रणबीर कपूर के दादाजी की तरह याद करे। तो वो राज कपूर को उस तरह से नहीं देखेगी, जिस तरह से हम लोग देखते हैं। तो ये विवेक ओबेरॉय ने कहा। लेकिन बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात वही होती है कि आप किस तरह से कह रहे हैं और कब कह रहे हैं। ऐसे समय जबकि शाहरुख खान जैसे मैंने कहा किंग कहलवाना पसंद करते हैं, उनके फैन्स उन्हें उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो विवेक ओबेरॉय की बात तो ये अभी-अभी आई है, उनकी मस्ती 4 आने वाली है। एडल्ट कॉमेडी है जो। तो लेकिन उससे पहले उन्होंने ये बात कही, अब देखते हैं कल-परसों तक हमको इसके रिएक्शन क्या हैं, किस तरह के हैं वो पता चलेंगे। तो विवेक ओबेरॉय ने एक ऐसी बात कही है जिसे सुनकर शाहरुख खान भी झटका खा जाएँगे। हालाँकि ये बात अलग है कि शाहरुख खान के अंदर एक अलग किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो अपना भी मज़ाक उड़ा लेते हैं। जैसे बेड्स ऑफ बॉलीवुड जो उनके बेटे ने वेब सीरीज़ बनाई, उसी में एक डायलॉग है, घंटे का बादशाह। तो वो शाहरुख खान को ही जो मनोज पावा होते हैं, हालाँकि उन्हें पता नहीं होता कि वो शाहरुख खान के लिए कह रहे हैं। मगर सीन जिस तरह से पूरा बना हुआ है कि बस के अंदर, वैनिटी के अंदर मनोज पावा हैं और शाहरुख खान जो हैं उनसे मिलने आए हैं और मनोज पावा का कैरेक्टर अगर आपने नहीं देखा हो, तो एक संगीतकार का कैरेक्टर है, जिसको एक बड़ी हुई उम्र में जाके कामयाबी मिली है कुछ, उसने ऐसा म्यूज़िक बनाया है और शाहरुख खान भी उसके फैन हो गए हैं, शाहरुख के मोबाइल में उसका बनाया हुआ म्यूज़िक है और वो मिलने आए हैं। और यहाँ मनोज पावा को लगता है वो जो आजकल जो अ, सिंगर, म्यूज़िशियन बादशाह हैं, तो बादशाह के साथ एक बार मनोज पावा की खटपट बताई जा चुकी थी, मतलब वेब सीरीज़ में पहले बताई जा चुकी है। तो जब मनोज पावा से मैनेजर आके बोलता है कि बादशाह मिलना चाहते हैं, तो वो कहते हैं, "कौन बादशाह?" बोले, "बादशाह।" तो अब उसको मनोज पावा को लगता है कि बादशाह मतलब वो सिंगर, तो वो घंटे का बादशाह कहते हैं, "नहीं मिलना।" तो वो मैनेजर जाके शाहरुख खान को बताता है कि क्या कहा? तो बोले घंटे का बादशाह। तो शाहरुख खान बड़े हल्के ढंग से मतलब ऐसी चीज़ों को लेते हैं, मज़ाक भी कर लेते हैं। लेकिन अब जो खुद पर मज़ाक उड़ा लेना एक अलग बात है, खुद से सोच लेना। मगर ये बात जबकि शाहरुख ये कहते हैं कि भाई मैं तो आखिरी रोमांटिक हीरो हूँ, मेरे बाद कोई नहीं। भई अब जिसके बाद कोई नहीं, एक तो अमिताभ बच्चन हैं, जिनसे जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ लाइन शुरू होती है। ये फ़ेमस है उनके बारे में। उनकी फ़िल्मों से आया हुआ। शाहरुख खान का दावा कि मेरे बाद कोई नहीं होगा। तो पहला और आखिरी तो ये तो हमेशा याद रखे जाते हैं। ऐसे में विवेक ओबेरॉय जब ये कहते हैं कि 2050 के बाद शायद लोग पूछेंगे कौन शाहरुख खान? तो शाहरुख इसको कैसे लेते हैं? क्या इस पर कोई रिएक्शन आएगा? हम उस पर नज़र रखेंगे और उसका कोई अपडेट हुआ तो आपको ज़रूर बताएँगे। चलते-चलते लास्ट में एक खबर जो है गोविंदा और उनकी पत्नी को लेकर है। गोविंदा की पत्नी जो है लगातार इधर सुर्खियों में बनी हुई हैं। उनका अपना ब्लॉग है और गोविंदा को लेकर जिस तरह से वो तमाम बातें करती रही हैं और अभी भी लगातार कर रही हैं, कि मतलब गोविंदा अच्छे पति नहीं हैं, परिवार और पत्नी से ज़्यादा उन्होंने हीरोइनों के साथ समय बिताया है। तो अभी भी गोविंदा का किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ अफ़ेयर चल रहा है, ये सारी बातें भी जो आई इस पर भी उनका रिएक्शन आया है।
कि जब तक मैं ना बताऊँ मैं ना कहूँ, मैं रंगे हाथ नहीं पकड़ लूँगी तब तक नहीं कहूँगी। अब मीडिया में तो मैं सब कुछ खुल के बता देती हूँ। फिर गोविंदा पिछले साल उनके पैर में गोली गोली लगी थी सुबह-सुबह, घर में अकेले थे। इस बार फिर जब अकेले थे तो पिछले हफ्ते बेहोश होके गिर गए थे घर में, तो फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस बार भी सुनीता और उनके बच्चे घर में नहीं थे। ये कई सारी चीज़ें, लेकिन अब जो है सुनीता ने एक नए इंटरव्यू में नई बात कही। वो जब भी कोई इंटरव्यू देती हैं, तो कुछ नया ज़रूर कहती हैं। तो पिछले 2 ढाई हफ्ते से चीटिंग को लेकर फ़िल्म इंडस्ट्री में जो चीटिंग जिसे कहते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में, उसको लेकर बड़ी बातें हो रही है। अ, काजोल और ट्विंकल खन्ना का जो शो आजकल टॉक शो अ, टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल जो आ रहा है, तो उसमें इन लोगों ने एक बात छेड़ दी थी कि भई एक होती फिजिकल चीटिंग और एक होती इमोशनल चीटिंग। तो इन दोनों में से कौन-सी ठीक है, कौन-सी कम बुरी है, कौन-सी ज़्यादा बुरी है? अब कई लोगों का कहना है कि भई चीटिंग क्यों? चीटिंग की तो बात ही नहीं होना चाहिए किसी रिश्ते में। तो इस पर काफ़ी सारा डिस्कशन हो रहा है और अब ये सवाल जो है सोशल मीडिया से होते-होते फ़िल्मी इंटरव्यूज़ में भी पहुँच गया है। पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में हुमा कुरैशी ने इंटरव्यूअर ने सवाल पूछ लिया कि भाई आप क्या मानती हैं फिज़िकल और इमोशनल चीटिंग जो है इसको लेकर? तो उन्होंने कहा भई मुझे तो दोनों ही नहीं समझ में आती, बोले चीटिंग क्यों? अब इसी तरह का सवाल जब सुनीता से पूछा गया, गोविंदा की वाइफ से, तो उन्होंने इसमें जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भई करना ही क्यों है? ऐसी चीटिंग की हमें ज़रूरत ही क्या है? करना ही क्यों? ये बात सही है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इमोशनल चीटिंग ज़्यादा बुरी है। ये बात जो है बोले अगर मुझे कोई भी इमोशनली धोखा दे, चाहे गोविंदा दें, बच्चे दें, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इमोशनल धोखा जो है वो नहीं चलेगा। बोले ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। इसका ये मतलब है कि भाई उनसे पूछा गया तो इसका मतलब है कि आप फिज़िकल चीटिंग को सपोर्ट कर रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बोले ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए चीटिंग की, किसी भी रिश्ते में क्योंकि दोनों ही जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने यहाँ पर जो कही जो सुर्खियाँ बनी हुई है, उन्होंने कहा भाई जब चीटिंग की बात आई है तो उनका जो भी स्थितियाँ हों, मैं मरते दम दम तक जो है गोविंदा से प्यार करते रहूँगी। अब गोविंदा पर तो आरोप लगे हैं चीटिंग के, हीरो हैं, कई एक्ट्रेसेस के साथ उनके अफेयर के किस्से आते रहे हैं और भी चीज़ें आई हैं। अब उसमें हम फिर डिटेल में जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें। तो वही होता है कि हम कम कह रहे हैं, ज़्यादा समझिए वाली बात होती है, तो सबको सारी चीज़ें पता है। तो उसके बावजूद जो इतने दिनों से हम देख रहे थे सुनीता जिस तरह से गोविंदा को अपने इंटरव्यूज़ में भड़काती हैं, जिस तरह से उनके बारे में बात करती हैं, मगर अब उन्होंने कहा है कि मैं अब मरते दम तक गोविंदा से प्यार करते रहूँगी। तो अब देखें इसके बाद उनका जो नेक्स्ट इंटरव्यू आएगा वो उसमें क्या कहेंगी, क्या नहीं कहेंगी। तो ये आज की कुछ ज़रूरी खबरें थी, दिन भर मैं कुछ कामों में व्यस्त था। फिर अभी जब शाम को मैंने देखा कि चलिए देखें क्या खबरें हैं। आज कोई वीडियो भी नहीं किया था मैंने, कोई लाइव भी नहीं किया था दिन में। तो जब ये खबरें देखी तो मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, तो ज़रूर आप लोगों से बात करना चाहिए इनके बारे में और ख़ास तौर पर जो धुरंधर वाला मामला है। मुझे लगता है ये आगे चलेगा, फ़िल्म 5 दिसंबर को रिलीज़ होगी। क्या कैसी होगी फ़िल्म, क्या होगी उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें जिस तरह से ब्रूटल किलिंग्स दिखाई गई हैं, जो वॉयलेंस दिखाई गई है, वो सबकी नज़र में है। अब बात तो वही होती है तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जो बाकी जो पिक्चर है, उसमें कितना वॉयलेंस होगा, कैसे होगा उसको देखेंगे। उस पर भी हम तब ज़रूरी लगा तो बात करेंगे।